तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत समय स्थिति के बारे में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न का जो आंसर होगा वो विस्तृत रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी के अलावा भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूजी सेमेस्टर 1 और पीजी सेमेस्टर 1 ये दोनों के लिए यह जो हमारा होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और काफ़ी बारीकी से देखेंगे, टोटल स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है भू संतुलन या आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भू संतुलन या आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1735 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे बुगियारे, जो फ्रेंच कंपनी के निदेशक थे, द्वारा दक्षिण अमेरिका के चिम्ब्रोजी यानी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र पर सर्वे के दौरान इससे संबंधित विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। 1865 ईस्वी से पूर्व चिम्ब्रेजो पर्वत की चोटी को संसार का सर्वोच्च चोटी माना जाता था और भू संतुलन जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग 1890 यानी 1889 में डट्टन महोदय द्वारा किया गया था। अगला सवाल हमारा आता है आइसोस्टेसी अवधारणा व्यापक रूप से विश्व के सामने कब आई। तो आइसोस्टेसिस अवधारणा जो है आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था ऑफलाइन क्लास में, कि हिमालय क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान, यानी कि हिमालय के एरिया में कल्याण और कल्याणपुर दो गांव थे, उसके रेफरेंस में सर जॉर्ज एवरेस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको किया था हिमालय के रेफरेंस में, और उन्होंने आइसोस्टेसिस को जो है वहाँ से विस्तृत चर्चा के तौर पर विश्व के सामने लाया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल हमारा आता है भू संतुलन की व्यवस्था स्थापित हुई। भू संतुलन की व्यवस्था स्थापित हुई अब पृथ्वी के उठे हुए भूभाग या धंसे हुए भूभाग गर्भ अनाच्छादन निक्षेपण द्वारा। ये आपका सही आता है। यांत्रिक रूप से यांत्रिक भाग में मैग्मा का क्षैतिज प्रवास, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमारा भू संतुलन की व्यवस्था का स्थापना होती है कि पृथ्वी के जितने भी उठे हुए भाग है और जितने भी धंसे हुए भाग है इन सभी में संतुलन स्थापित होना भू संतुलन है। और ये किस प्रकार में होता है, ये क्षैतिजीय प्रवाह का परिणाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किस प्रवाह का परिणाम है, ये हमारा क्षैतिजीय प्रवाह का परिणाम है। तो इसका आंसर जो होगा द होगा और ब। चौथा है आर्किमेडीज का तैराव नियम संबंधित है। तो आर्किमेडीज का तैराव नियम विडले जॉर्ज एरी आप कह सकते हो, एरी महोदय ने आर्किमेडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, सर जॉर्ज एरी ने ही भू संतुलन के संदर्भ में 1855 से 1959 में आर्किमेडीज के तैराव नियम को आधार बनाया और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली भू आकृति समान घनत्व की होती है और क्षैतिजीय रूप समान रूप से घनत्व पाया जाता है क्षैतिज रूप में, बट उनकी जो गहराई, ऊंचाई और गहराई है उनमें समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, और एरी के जो मत हैं, एरी का जो सिद्धांत है उसे हम जड़ संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। किस संकल्पना ना, जड़ संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल आता है प्राट महोदय के अनुसार, पांचवा नंबर, प्राट महोदय के अनुसार सत्य कथन है। तो प्राट महोदय ने क्या कहा था, प्राट महोदय ने कहा था कि पर्वत होते हैं कम घनत्व के। ठीक है, यानी जो जितने ऊंचे होते हैं उसमें घनत्व हमारा कम होता है। प्राट महोदय ने कहा था कि पठार होते हैं मध्यम घनत्व के। ठीक है, पठार क्या होते हैं, तो मध्यम घनत्व के होते हैं, और जो मैदान होते हैं मैदान उच्च घनत्व के होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जितना कम ऊंचाई होगा घनत्व उतना ही ऊंचा होगा। इसके बारे में बात किया था प्राट महोदय ने कि घनत्व जितना कम होगा, सॉरी, ऊंचाई जितना कम होगा, यानी हाइट जितना कम होगा घनत्व जो है उतना ही आपका जो है कम होगा। ऊंचाई जितना अधिक होगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन कर गए, ऊंचाई जितना अधिक है, जैसे हिमालय है तो हिमालय का घनत्व कम है। पठार है, जैसे मान लीजिए छोटनागपुर का पठार झारखंड में, तो ये हमारा मध्यम घनत्व वाला है। गंगा का मैदान ये हमारा उच्च घनत्व वाला, यानी कि
जो ये उल्टा रिलेशन स्थापित करता है कि जितना अधिक ऊंचाई होगा उतना घनत्व कम होगा। ठीक है, ये कहना है किनका, ये कहना है प्राट महोदय का। अब आगे बढ़ते हैं। हैफोर्ड और बॉबी के अनुसार, ध्यान दीजिए, हैफोर्ड और बॉबी के अनुसार, कौन से विद्वान है, हेकर्ड लिखा हुआ बट ये हैफोर्ड और बॉबी होगा, कितने किलोमीटर की गहराई में समतोलीय क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है? तो ये होगा 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर की गहराई में समतोलीय क्षतिपूर्ति तल पाए जाते, पहली बात। दूसरी बात यहाँ देखिए, इन्होंने क्षतिपूर्ति की बात नहीं की, वास्तव में इन्होंने समतोल तल की बात की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन्होंने किसकी बात की है, समतोल तल की बात की है हैफोर्ड और बॉबी ने, क्षतिपूर्ति तल के जगह। ये प्राट के इक्विवेलेंट था, यानी प्राट के मान्यता के बराबर ये अपना मान्यता मानकर चलते थे। अगला है 7वां प्रश्न, किस महोदय के अनुसार पृथ्वी की भूआकृति के ऊर्ध्वाधर लंबवत रूप से असमान घनत्व पाया जाता है? तो असमान घनत्व जो पाया जाता है, हैस्केनिन ने कहा था असमान घनत्व पाया जाता है, और इनका जो सिद्धांत है ये एरी के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, एरी के समतुल्य इनका सिद्धांत माना जाता है। अगला आता है 8वां नंबर का प्रश्न कि भू आकृति वैज्ञानिक आर्थर होम्स द्वारा पृथ्वी के ऊपरी सतह की भू आकृतियों को आंतरिक और बाह्य सतह किस रूप में स्वीकार करती है? तो ये समस्थिति के रूप में स्वीकार करती है, बैलेंस के रूप में स्वीकार करती है। उसके उपरांत 9वां है, एरी और आर्थर होम्स के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा होती है, अधिक होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है ये महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक मोटा है ये। ठीक है, 10वां प्रश्न है, क्षतिपूर्ति रेखा को एस्थोनोस्फीयर या दुर्लभता मंडल क्षेत्र से संबंधित मानने वाले विद्वान नहीं है। किसने नहीं माना था? एरी ने नहीं माना था, जबकि प्राट, हैफोर्ड और बॉबी ने माना था। आपको ध्यान दीजिएगा कि एक सवाल यहाँ से यूजीसी ने पूछा हुआ है कि प्लेट जो हमारा है वो कहाँ पर तैरता है या फिर कहाँ पर टिका हुआ है? तो प्लेट एस्थोनोस्फीयर या दुर्लभता मंडल में ये टिका हुआ है। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति क्षेत्र का ही एक इसमें कहता है प्राट, हैफोर्ड और बॉबी, उसी से संबंधित माना गया है। उसके बाद अगला आपका है 11वां नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हैफोर्ड और बॉबी की समस्थिति परिकल्पना प्राट के विचार से काफ़ी मेल खाता है। मैंने थोड़ा ही देर पहले कहा कि मेल खाता है। आर्थर होम्स भू संतुलन पूर्ण समंजन संगवनी धाराओं के आधार को स्पष्ट करता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि ये संगवनी धाराओं के आधार पर भू संतुलन का बात करता है आर्थर होम्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न है, समय स्थिति के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? समय स्थिति के बारे में कौन सा सही यहाँ पर नहीं है? पहला है, समय स्थिति भूपटल के विस्तृत खंडों के बीच पाए जाने वाले संतुलन की स्थिति है, ये ठीक है। भारत में समय स्थिति सिद्धांत कल्याण और कल्याणपुर के त्रिभुजीकरण खगोलीय माप के बीच है, ये भी है, हमने थोड़ा ही देर पहले कहा था। एरी का विचार तैराव पर आधारित आर्किमिडीज का, ये भी है। प्राट के अनुसार भू आकृति की ऊंचाई उसके घनत्व के अनुपात में होती है, गलत है। प्राट ने क्या कहा था? हमने थोड़ा ही देर पहले कहा कि अगर अधिक ऊंचाई है तो अधिक ऊंचाई है तो यानी कि घनत्व कम होगा, और कम ऊंचाई है यानी कि घनत्व आपका अधिक होगा। अगला प्रश्न आता है कि आइसोस्टेसी जो हमारा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद है, संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के किस भूगर्भवेत्ता द्वारा किया गया है? तो डट्टन द्वारा 1889 में किया गया है। उसके उपरांत है कि भूकंप विज्ञान के आधार पर भू संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर होम्स ने, संगवनी धाराओं के आधार पर। उसका 16वां नंबर है, अंतर्जात बल को निम्न यह भी कहा जाता है, तो उसे हम निर्माणकारी बल कहते हैं, क्योंकि अंतर्जात बल के माध्यम से महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या निर्माण होता है? महाद्वीप और महासागर का महाद्वीप और पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीप और पर्वतों का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, पर्वत का निर्माण होता है किससे? अंतर्जात बल से। ये आंसर निर्माणकारी शक्ति। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भूगोलविद ने दरार घाटी रिफ्ट घाटी शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले ग्रेगरी ने दरार घाटी और रिफ्ट घाटी का प्रयोग किया था। और साथ ही साथ दोस्तों, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी या दरार घाटी पर बहती है, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी दरार घाटी पर बहती है, और ताप्ती नदी। ठीक है, ये 3 नदियाँ हैं जो दरार घाटी में बहती है, और यूजीसी ने इससे काफ़ी सवाल पूछती, हर बार इससे सवाल कुछ ना कुछ पूछ ही लेती है। जैसे कि इस बार फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया था कि नर्मदा नदी कौन कौन सी वाटरफॉल बनाती है, जिसमें आपको याद होगा कि उसमें 4 ऑप्शन था। पहला एक तो सहस्त्रधारा था, एक आपका तवा था, एक आपका दर्दी था,
और एक आपका मंधना था। तो आपको बता दूं कि उसमें पूछा था कौन है, तो आपका दर्दी हो है, उसमें नर्मदा की वाटरफॉल है। आपका सहस्त्र धारा भी नर्मदा की वाटरफॉल है, और आपका एक मंधाना भी नर्मदा की वाटरफॉल है, बट तवा वाटरफॉल नहीं, उसकी सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक केस में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि प्राट की संकल्पनाओं के संदर्भ में सत्य कथन, हिमालय के औसत घनत्व 2.775 है मानकर आकर्षण शक्ति की गणना की, और जिसमें कितना है 15,885 होना चाहिए। प्राट के मत के अनुसार ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात है। ठीक है, प्राट विश्वास 13 नियमों के क्षतिपूर्ति तल पर, तीनों यहाँ पर जो है सत्य है। उसके बाद फिर पुनः 19वां नंबर का प्रश्न आता है कि आइसोस्टेसिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये यूरोप में, अमेरिका में हुआ है संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। उसके बाद 21वां नंबर का आपका क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंचाई कितने मीटर की है? तो इस ऑप्शन के अनुसार हिमालय की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, लेकिन एक नए आंकड़ों के आधार पर 8,850 मीटर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये सैटेलाइट आंकड़ा है जो चर्चा में काफ़ी मात्रा में। उसके बाद आपका भूकंप विज्ञान के आधार पर भू संतुलन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने भी भूकंप विज्ञान के आधार पर, आर्थर होम्स ने किया है भूकंप विज्ञान के आधार पर रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में इन्होंने बात किया है। उसके बाद अगला है 23 का कि भू संचलन कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संचलन और एक होता है आंतरिक संचलन। 2 संचलन होता है वो इसका, ये भू संचलन या अर्थ मूवमेंट। ठीक है, अर्थ मूवमेंट कहने का मतलब है एक बाह्य होता है एक आंतरिक होता है। उसके उपरांत 24वां नंबर का प्रश्न है, अंतर्जात बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक पटल विरूपण होता है और एक आकस्मिक होता है। उसके बाद ज्वालामुखी किस संचलन का परिणाम है? तो आकस्मिक संचलन का परिणाम है। ज्वालामुखी किस संचलन का परिणाम है? आकस्मिक का है। फिर 26 नंबर का है कि सियाल जो गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो सियाल की गहराई 10 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। 27 का प्रश्न है आपका, ग्रीक भाषा के एपिरोज का अर्थ क्या होता है? एपिरोज का अर्थ होता है महाद्वीप, इसी एपिरोजेनेसिस कहते हैं। तो एपिरोजेनेसिस महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। ठीक है, 28 देखते हैं अब, महादेश जनक बल को कितने भाग में बांटा जाता है? तो महादेश जनक बल को बांटा जाता है 2 भागों में, अधोमुखी और ऊपरीमुखी। ठीक है, उसके बाद आपका 29 में है कि भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन ने किया था। भू संतुलन शब्द दिया गया कब है? 30 का क्वेश्चन देखिए, कब दिया गया? 1889 में दिया गया। उसके बाद है कि विभिन्न, यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है, गहराई में परिवर्तन होता है, या तथ्य किसने दिया? एरी ने दिया। घनत्व तो बराबर होता है लेकिन गहराई जो है वो परिवर्तन होता है। उसके उपरांत आपका 32 का क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जिसके सहारे नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंपनसेशन और लाइन और क्षतिपूर्ति रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ कंपनसेशन का या क्षतिपूर्ति रेखा का, कि पृथ्वी के ऐसा क्षेत्र जिसके सहारे नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही आंसर होगा इसमें, क्षतिपूर्ति रेखा और लाइन ऑफ कंपनसेशन। उसके बाद आपका है ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व की संकल्पना किसने दी? ये प्राट का है। और 34 समतोल तल, हैफोर्ड और बॉबी। ध्यान दीजिए, समतोल तल किसका है? हैफोर्ड और बॉबी का है। तो बॉबी तो यहाँ आंसर नहीं है तो ऑप्शन में, तो हैफोर्ड ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये आपका टोटल हमने 30 क्वेश्चंस प्लस आपको डिस्कशन कराया और काफ़ी बारीकी से कराया। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर ले, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।